गुड इवनिंग विद्यार्थियों। अवनी राज साइंस एजुकेशन चैनल पर आपका स्वागत। विद्यार्थियों, हमने 2-3 तंत्र के बारे में पढ़े हैं, जैसे तंत्रिका तंत्र है और अन्य तंत्र के बारे में पढ़े हैं। आज हम एक नया टॉपिक 10th क्लास से ले रहे हैं, एनसीईआरटी टॉपिक, वो है मानव उत्सर्जन तंत्र। पहले इससे संबंधित कौन कौन सी संरचना है वो देखते हैं, फिर इसके बारे में पढ़ते हैं, फिर डायलिसिस के बारे में पढ़ेंगे, साथ ही इसके अंदर होने वाली मूत्र निर्माण की प्रक्रिया भी पढ़ेंगे विद्यार्थियों। तो स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो अवनी राज साइंस एजुकेशन चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ ही डिस्क्रिप्शन के अंदर मेरे टेलीग्राम चैनल भगराज बामणिया, उनको भी ज्वाइन करें ताकि इसकी पीडीएफ आपको मिलती रहेंगे। परीक्षा की दृष्टि से ये इम्पोर्टेंट टॉपिक होने वाला है विद्यार्थियों। स्टार्ट करते हैं मानव उत्सर्जन तंत्र या मानव में उत्सर्जन तंत्र। देखिए विद्यार्थियों, यह संरचना मानव के उत्सर्जन तंत्र की है। यहाँ पर यह बाह्य वृक्क होता है, यानी बाह्य किडनी जो धमनी की तरफ होता है, और यह होता है बाह्य वृक्क, मतलब बाह्य वृक्क की ये बाह्य धमनी है विद्यार्थियों। किसके? बाह्य वृक्क की बाह्य धमनी है। और साथ ही यहाँ पर बाह्य वृक्क का सिरा, और बीच में ये बड़े कलर की है, रेड कलर की, इसको बोलते हैं महाधमनी। और उसके बाद छोटी नलिकाकार संरचना होती है ये दोनों तरफ, जिसे क्या कहते हैं? मूत्रवाहिनी। और साथ ही साइड में जो ब्लू कलर यानी नीले रंग की होती है वो महाशिरा है। और जो ये संरचना है इसको कहते हैं मूत्राशय, और मूत्राशय के आगे वाले भाग को मूत्र मार्ग कहते हैं विद्यार्थियों। फिर क्या है इसकी संरचना में देखते हैं। मानव में उत्सर्जन तंत्र के अंदर एक जोड़ी वृक्क यानी एक जोड़ी किडनी होती है, मूत्रवाहिनी, मूत्राशय और मूत्र मार्ग। जो ये सेम के बीज के आकार की किडनी होती है विद्यार्थियों, किसके? सेम के बीज के आकार की वृक्क उदर गुहा में रीढ़ की हड्डी के दोनों तरफ स्थित होते हैं, यानी किडनी उदर गुहा के दोनों तरफ स्थित होते हैं। कौन सी? किडनी में मूत्र बनने के बाद मूत्रवाहिनी में होता हुआ मूत्राशय में आ जाता है। यहाँ पे अगर मूत्र बनने के बाद में मूत्रवाहिनियों द्वारा यहाँ से आ जाएगा विद्यार्थियों, कहाँ पर आएगा? मूत्राशय के अंदर। कौन? मूत्र। अब इसके बाद विद्यार्थियों तब तक यह एकत्रित होता है जब तक कि मूत्र मार्ग पर निकल नहीं जाता। कौन? मूत्र यहाँ पर एकत्रित होता है। फिर ये मूत्र किस प्रकार तैयार होता है विद्यार्थियों? देखिए, मूत्र का उद्देश्य होता है रुधिर में से वर्जनीय पदार्थ को सान कर बाहर निकालना। जो अवशिष्ट पदार्थ है, जो बेकार पदार्थ है, उनको सान कर बाहर निकालेगा। कौन? रुधिर से मूत्र। फुफ्फुस यानी फेफड़ों में CO2 रुधिर से अलग हो जाती है जब नाइट्रोजनी वर्जनीय पदार्थ जैसे यूरिया और यूरिक अम्ल। विद्यार्थियों, मानव में जो उत्सर्जी पदार्थ है वो यूरिया होता है। क्या होता है? यूरिया होता है। इम्पोर्टेंट है ये भी कि मानव में उत्सर्जी पदार्थ का नाम बताइए। तो क्या होता है विद्यार्थियों? यूरिया। तो यूरिया प्लस यूरिक अम्ल वृक्क के रुधिर से अलग कर दिए जाते हैं, और इसके बाद वृक्क के आधारी निस्यंदन में एक फुफ्फुस की तरह पतली भित्ति वाली रुधिर कोशिकाओं का होता है। इन रुधिर कोशिकाओं के साथ ही यहाँ पर एक बहुत पतली भित्ति वाली रुधिर का गुच्छ होता है। इस टाइप का गुच्छ होता है जिसे ग्लोमेरुलस कहा जाता है विद्यार्थियों। क्या होता है? ग्लोमेरुलस। इसके अंदर भित्ति होती है बहुत सारी, और इसको क्या कहते हैं? ग्लोमेरुलस। और इस संरचना के अंदर क्या होता है विद्यार्थियों? प्रत्येक वृक्क में एक गुच्छ होता है नलिका के रूप में, कप के आकार का। कैसे होता है? कप के आकार का। और इस आकार के सिरे के अंदर नलिका से चने हुए मूत्र एकत्रित हो जाता है, और प्रत्येक वृक्क में ऐसे अनेक होते हैं। क्या होते हैं? निस्यंदन एकक। ये यहाँ पे देखिए जो संरचना दिखाई हुई है, बौमन संपुट प्लस वृक्क, ये वाला होता है बौमन संपुट। कौन सा? ये वाला। और ये बौमन संपुट, साथ ही इसके अंदर जो नलिका होती है इसको धमनी शाखा, और ये वृक्क वाली शाखा। और यहाँ पर जो यू आकार का संरचना होती है इसको बोलते हैं एनलेका लूप। पूछा हुआ विद्यार्थियों, एनलेका रूप का पाया जाता है। वृक्काणु नलिकाकार भाग होती है, और संग्राहक नलिका, इसके अंदर कलेक्टिव डक्ट होती है। अब देखिए क्या होते हैं? अनेक निस्यंदन एकक होते हैं जो वृक्काणु कहलाते हैं, यानी नेफ्रॉन्स। इंपॉर्टेंट यहाँ से पॉइंट, ये इंपॉर्टेंट है विद्यार्थियों, पूछा गया सवाल। क्या है इंपॉर्टेंट? देखिए कि अनेक निस्यंदन एकक होते हैं, और यह एक एक वृक्काणु या नेफ्रॉन्स कहलाते हैं। या ऐसे भी बोल सकते हैं किडनी की क्रियात्मक संरचना का नाम बताइए। क्रियात्मक या संरचनात्मक क्या नाम है इसका? तो इसका नाम है वृक्क। अब देखिए, आपस में निकटतम
आरंभिक निस्यंदन में कुछ पदार्थ ग्लूकोज, एमिनो अम्ल, लवण और प्रशुद्ध मात्रा में रहते हैं। जैसे जैसे मूत्र नलिका से प्रवाहित होता है तो इन पदार्थों का चयनित पुनर्अवशोषण किया जाता है। फिर जल की मात्रा पुनर्अवशोषण द्वारा शरीर से अतिरिक्त जल की मात्रा पर कितने विलय वर्जनीय अवशोषित करना, यह निर्भर करता है किसके ऊपर? जल की मात्रा के ऊपर। प्रत्येक वृक्क में बनने वाला एक मूत्र लंबी नलिका और मूत्रवाहिनी में प्रवेश करेगा। जब वृक्क में मूत्र बन गया तो वो लंबी नलिका, जिसे शुक्र नलिका कहते हैं, वहाँ से होता हुआ मूत्रवाहिनी से प्रवेश करता है, जो कि वृक्क को मूत्राशय से जोड़ता है। मूत्राशय में उत्सर्जन भंडारित होता है जब तक कि फैले हुए मूत्राशय का दाब मूत्र उत्सर्जन द्वारा बाहर न दे। मूत्राशय द्वारा पेशीय होता है, अतः मूत्राशय का जो भाग होता है वो पेशीय होता है। अतः तंत्रिका नियंत्रण में इसकी चर्चा हम कर चुके हैं, किसकी? तंत्रिका तंत्र के अंदर चर्चा कर चुके हैं, किसकी? मूत्राशय के बारे में। परिणाम स्वरूप मूत्र निकासी को नियंत्रण करता है कौन? मूत्राशय। अब देखिए विद्यार्थियों, इंपॉर्टेंट पॉइंट यह है, कृत्रिम वृक्क यानी अपोहन, डायलिसिस क्या होता है वो पढ़ते हैं। ये भी इम्पोर्टेंट है। जब अपने पास वृक्क की संरचना नहीं होती है यानी किडनी खराब होती है तो इस प्रकार की प्रक्रिया अपनाई जाती है। देखिए उत्तरजीविता, जो उत्तरजीविका है, उत्तरजीविका के एक अंग है वो वृक्क अंग है। कई कारक जैसे संक्रमण, आघात वृक्क में रुधिर प्रवाह वृक्क की क्रियाशीलता को कम कर देते हैं। शरीर के अंदर वैसेल्य अपशिष्ट पदार्थ को संचित करता है जिससे मृत्यु हो सकती है। अतः वृक्क के अक्रिय होने की अवस्था में कृत्रिम वृक्क का उपयोग। जब कोई लीवर में, जैसे मान लीजिए आप ज़्यादा ड्रिंकिंग करते हैं या फिर अल्कोहल की सेवन से आपकी किडनी वगैरह खराब हो रही है, तो उसकी जगह अगर किडनी खराब हो गई है तो आर्टिफिशियल जो किडनी लगाई जाएगी वो अपोहन कहलाएगा। एक कृत्रिम नाइट्रोजन अपशिष्ट पदार्थ को रुधिर से अपोहन द्वारा निकालने की युक्ति है। कौन सी? डायलिसिस या अपोहन। क्या होती है विद्यार्थियों? यह वृक्क की बहुत सारी अर्धप्रागम्य आश्रित वाली नलिकाओं से युक्त होती है। ये नलिका अपोहन द्रव से भरी टंकी लगी होती है और द्रव प्रासरण द्वारा रुधिर दाब जैसा होता है, और लेकिन इसमें नाइट्रोजन अपशिष्ट पदार्थ नहीं होते। रोगी की रुधिर की इन नलिकाओं से प्रवाहित करते हैं। इस मार्ग से रुधिर अपशिष्ट पदार्थ द्वारा विसरण द्वारा अपोहन द्रव में आ जाता है। किसके द्वारा? विसरण द्वारा। शुद्धिकृत रुधिर वापस रोगी के शरीर में पंपित कर दिया जाता है। वृक्क के कार्य के समान ही कार्य है, लेकिन अंतर इतना है कि पुनर्अवशोषण इसमें नहीं होता है विद्यार्थी। जो वृक्क में पुनर्अवशोषण होता है वो यहाँ नहीं होता। किसमें? जो डायलिसिस है इसके अंदर नहीं होता है। अतः एक स्वस्थ व्यक्ति में प्रतिदिन 180 लीटर आरंभिक निस्यंदन वृक्क होता है। यद्यपि एक दिन में उत्सर्जन मूत्र द्वारा आयतन वास्तव में 1 या 2 लीटर होता है, क्योंकि शेष निस्यंदन वृक्क नलिका द्वारा पुनर्अवशोषण होता है विद्यार्थियों। अब देखिए विद्यार्थियों, यह था मानव उत्सर्जन तंत्र और ये किस प्रकार कार्य करता है, और ये एनले का रूप संरचना इंपॉर्टेंट है विद्यार्थियों। ग्लोमेरुलस क्या होता है ये भी पूछा हुआ है। तो ये वृक्क की संरचना के अंदर गोलाकार संरचना होती है जिसे ग्लोमेरुलस कहते हैं। साथ ही वृक्काणु क्या है ये इंपॉर्टेंट है विद्यार्थियों। जो वृक्क की संरचनात्मक क्रियात्मक क्या कहते हैं? वृक्काणु कहते हैं। वृक्काणु का मतलब नेफ्रॉन्स क्या है? पूछा गया सवाल कि वृक्क की क्रियात्मक क्रिया कौन सी है, तो नेफ्रॉन्स। कौन सी है? नेफ्रॉन। अब देखिए विद्यार्थियों, ये उत्सर्जन तंत्र था। मूत्र का जो पीला रंग है वो विद्यार्थियों यूरोक्रॉम नामक वर्णक के कारण होता है। किसका? मूत्र का रंग। और मूत्र के अंदर जो गंध आती है वो अमोनिया गैस के कारण आती है। इम्पोर्टेंट टॉपिक था विद्यार्थियों। चित्र वगैरह आपको याद करना चाहिए, इसकी संरचना पूछी जा सकती है। कौन सा मूत्राशय या उत्सर्जन तंत्र का अंग नहीं है, जैसे इसमें जनन तंत्र का भी अंग पूछ सकते हैं, इसलिए दोनों को बेमेल करके भी पूछा जा सकता है। तो यह थी उत्सर्जन तंत्र की संरचना और साथ ही इसके कार्य किस प्रकार करता है विद्यार्थियों। वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करके रखें। जय हिंद, जय भारत विद्यार्थियों।